एवरीवन, वेलकम टू द कौटिल्य रिपोर्ट। देखिए, अगर आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो मैनिफेस्टोज और रैलीज तक ही अगर सीमित है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अभी कुछ टाइम में 2026 याद रखना, भारत में एक ऐसी प्रक्रिया होने वाली है जिससे आपका जो वोट की कीमत है, ठीक है, और जो एमपी की सीट की जो वैल्यू है, ठीक है, कि वो कितने नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और पूरे भारत के पॉलिटिकल पावर को दोबारा से लिखा जा रहा है बेसिकली एक एक्सरसाइज के द्वारा, जो भारत में 2026 के अराउंड बेसिकली होने की संभावना है। दैट इज कॉल्ड एज डिलिमिटेशन। इसी टॉपिक को बेसिकली आज हम कौटिल्य रिपोर्ट में डिकोड करेंगे। ऑल्दो इट्स नॉट अ ग्लोबल इशू, बट इट्स अ इशू व्हिच इज कंसर्निंग इंडिया, तो हम इसको बेसिकली डिकोड करेंगे आज कौटिल्य रिपोर्ट स्टाइल में। लेट्स गो। नाउ लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिलिमिटेशन एक्चुअली में होता क्या है। ऑलराइट, सी डिलिमिटेशन का मतलब एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं तो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नया पुनर्विभाजन को ही बेसिकली हम डिलिमिटेशन कहते हैं। अगर नहीं समझ आया बेसिकली, अब आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन बेसिकली, ठीक है। और इन्हीं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ये जो कितने लोग, नंबर ऑफ लोग हैं, इनको बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये अगर इंडिया है, तो इसी बेसिकली क्या होता है, इंडिया को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको इस तरह डिवाइड किया जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ लोग जो हो वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो, इसीलिए डिलिमिटेशन किया जाता है। नाउ अब रैशनल ये है कि आपको पता है कि हमारा नेशनल सेंसस अभी चालू हो चुका है होना, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कास्ट सेंसस भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। तो नेशनल सेंसस के बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ये पार्लियामेंट के पास पावर दी जाती है कि वो क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। अब देखिए होगा क्या कि पॉपुलेशन जो है अब बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, जो लोकसभा की सीट है, जो विधानसभा की सीट्स हैं, वो भी इंक्रीज करेंगी। ये क्या है, अच्छे से इसको और डेप्थ में समझते हैं। तो अभी तक आप डिलिमिटेशन का मतलब समझ गए होंगे कि बाउंड्रीज को पॉपुलेशन के हिसाब से रीड्रॉ करना है। नाउ ये किस लिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है ताकि हर एक जो सिटीजन है इंडिया का, उसके वोट की एक इक्वल वैल्यू। ऑब्वियसली आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भीमराव अंबेडकर ऑल्सो वांटेड दिस फॉर इंडिया। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लाख लोग हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ बताता हूँ, एक 5 लाख लोग हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख लोग हैं, इसको भी एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको भी एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फेयरनेस है वो नहीं है। इसी चीज को कम करने के लिए, इसी गैप को कम करने के लिए, इसी व्हाट यू कॉल डिस्क्रिपेंसी को कम करने के लिए काम किया जाता है डिलिमिटेशन का। ऑलराइट, इस डिलिमिटेशन के लिए एक हाई पावर्ड बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक बहुत ही हाई पावर्ड बॉडी है। हाई पावर्ड बॉडी इसको मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो यहाँ पे सर्व करते हैं, एंड इवन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, प्लस हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसके मेंबर्स भी डिलिमिटेशन कमीशन में बैठते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट डिलिमिटेशन कमीशन इज। तो सिंपल सा ये रूल होता है कि हर बार कंट्री में कभी सेंसस, सॉरी, अगर हर बार कंट्री में सेंसस होगा तो उसके बाद क्या होगा, नेशनल लेवल पे डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया जाएगा, और ये क्या करेंगे, ये हमारी बाउंड्रीज को पॉपुलेशन के आधार पे वापस रीड्रॉ करेंगे। और यही एक्सरसाइज अभी 2026 में, जो कि आई थिंक अगर मैंने वीडियो लगाया होगा वो एक मीम है, उससे आप रिलेट कर पाओगे। लेट्स गेट ऑन। मूविंग ऑन टू द सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, इंडिया में ऐसा नहीं कि डिलिमिटेशन कभी हुआ नहीं है, ये बेसिकली 1951-52 के जनरल इलेक्शन के मैप है। आप देखेंगे 1952 में सबसे फर्स्ट टाइम भारत में 1952 में डिलिमिटेशन पहली बार होता है, फिर उसके बाद 19 आई थिंक 63 में, देन 1973 में, एंड आई थिंक एट द एंड 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि 2002 में होता क्या है कि सीट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। कब तक, उन्होंने कहा कि 2026 तक, अगेन फिर से ये ईयर याद रखिए कि 2026 तक हम क्या करेंगे, जो लोकसभा की सीट्स हैं या विधानसभा ये सीट्स हैं, इनको हम क्या कर देंगे, इनको फ्रीज कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि यार फ्रीज क्यों करेंगे, लेट्स सी। देखिए होता क्या है, 1970s के अराउंड, 1970s के अराउंड इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सेसिवली ग्रो कर रही थी, एक्सेसिवली ग्रो कर रही थी, क्योंकि हमारा बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, इन द सेंस कि वो एक एट द एंड ऑफ द डे इशू बन चुका था 1970s के आते आते, ठीक है। नाउ देयर आर स्टेट्स लाइक केरला, देयर वर स्टेट लाइक तमिलनाडु, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल बेसिकली इस मेजर पे काम कर रहे थे। अब इसके पीछे की पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की भी स्टोरी है कि केरला, तमिलनाडु या सदर्न स्टेट्स ऐसा क्यों करी थी, उसको जानते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पे, 1970s के अराउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब पॉपुलेशन जो है इंडिया की एक मेजर इशू बनता है, तो उस टाइम की गवर्नमेंट अराउंड 1970 आई थिंक कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, ये बोलती है कि हम फैमिली प्लानिंग पे फोकस करेंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत फोकस करेंगे। रीजन बीइंग इज दैट, अब देखिए होता क्या, डिलिमिटेशन काम किस तरह करता है, और इस इशू के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये किया क्यों उन्होंने। देखिए डिलिमिटेशन कैसे काम करेगा, अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल यूपी एक स्टेट है, 2011 के सेंसस के हिसाब से मान लीजिए उसकी कुछ एक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, और उस एक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कुछ एक पर्टिकुलर मान लीजिए 2 एमपी रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए 2021 में हमारा सेंसस हो जाता है, जो कि बताएगा कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी होगी, कुछ नंबर से, एन नंबर से बढ़ चुकी होगी। तो ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विल आल्सो इंक्रीज,
ठीक है? ताकि ऐसा ना हो, हमें बार-बार एमपी, एमएलएज़ वगैरह इनकी सीट से बढ़ाने ना पड़े। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकी रिप्रेजेंटेशन की माँग भी बढ़ेगी, लेकिन हमें साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना है। तो उन्होंने क्या किया कि हम 2002 में डिसाइड किया कि 2026 तक क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेंगे ताकि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो पाए, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हम वो हिट कर पाएँ। तो इसी के चलते उन्होंने ऐसा किया और इसमें हुआ क्या पर्टिकुलरली अगर नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिवाइड देखा जाए, तो साउथ सदर्न जो स्टेट्स थी, जो कि मैंने पहले मेंशन किया था, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का जो काम था ना, उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन थी, वो डिक्लाइन हुई। इनके जो टोटल फर्टिलिटी रेट में था, वो ड्रॉप आया हुआ है। होप आई थिंक आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए क्या होता है कि पार्लियामेंट ने डिसाइड करता है उस टाइम पे पार्लियामेंट कि 2026 तक सीट्स बदलने का जो डिसीजन है, उसको रोक दिया जाएगा, ताकि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ले रही है, उनका लॉस ना हो। ठीक है? बहरहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक जो मैंने क्लैरिटी आपको पिछले पार्ट में दी, उससे आपको समझ आ जाएगा इस सेगमेंट का कि व्हाई डिलिमिटेशन इज कमिंग बैक नाउ। व्हाई इट इज कमिंग, क्योंकि सबसे पहली बात नेशनल लेवल पे सेंसस वापस होगा। मेरी पुरानी वीडियो को याद करो जिसमें मैंने आपको बताया था कि कास्ट सेंसस विल नाउ बी इंक्लूडेड इन द नेशन वाइड सेंसस, जो हो रहा है अभी, जो कि हमने 2021 में मिस कर दिया ड्यू टू कोविड पेंडेमिक एंड एनपीआर इश्यूज ऑल्सो। सो व्हाई इट इज कमिंग राइट नाउ, आपको पता लग गया होगा। 2026 तक फ्रीज था, वो हट चुका है। ये जो इमेजेस आप देख रहे हो, दीज आर बेसिकली, ये प्रेडिक्शंस हैं बेसिकली डेटा के बेसिस पे कि आई थिंक अभी 500 के आसपास, 545 के आसपास सीट्स हैं। तो अभी प्रेजेंटली ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जा रहा है कि अगर डीलिमिटेशन कमीशन 2026 में स्टैब्लिश होता है तो 800 के अप्रॉक्सीमेटली जो है सीट्स बढ़ सकती हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, क्योंकि पॉपुलेशन ऑब्वियसली उन एरियाज की बड़ी है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश कुछ ऐसी नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं जिसमें जो पॉपुलेशन है वो कंसिडरेबल ग्रो हुई है, और वहीं पे जब आप स्टेट को लगा देते हो, जैसे कि केरला हो गया या तमिलनाडु हो गया, इवन इसमें आप पंजाब को भी रख सकते हो। इन स्टेट में क्या हुआ है, इन्होंने पॉपुलेशन मेजर्स बहुत अच्छे से लिए हैं, तो इनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है। तो अब यूपी, बिहार, एमपी बोल रहा है कि हमारी अगर पॉपुलेशन बढ़ी है, क्योंकि हमने पॉपुलेशन मेजर्स नहीं लिए हैं, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो नंबर ऑफ पीपल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लोगों को, मतलब हमारे जो एमपी, एमएलए वगैरह ये हैं, ये बढ़ने चाहिए। ठीक है? वहीं केरला या साउथ इंडिया ये कह रहा है कि अगर हमने पॉपुलेशन मेजर्स ढंग से लिए हैं, अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, और अब आप बोल रहे हो कि पॉपुलेशन के आधार पे हम जो है सीट्स रीड्रॉ करेंगे, तो दिस इज अनफेयर फॉर द सदर्न स्टेट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो नाउ, दैट इज द नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड का डिबेट है। देखिए, सदर्न स्टेट्स का, इंडिया में जो सदर्न स्टेट्स हैं, उनका हमेशा से क्या कहना है कि यार हमने लिटरेसी रेट इंप्रूव किया अपना, हमने अपने बर्थ रेट को कम किया पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के अंडर। इवन आप देखेंगे गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, केरला मॉडल, ये सब चीजें, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स भी बहुत बेहतर बनाए हैं सदर्न स्टेट ने। और अब इसके फल में अनुसार इनको क्या मिल रहा है कि इनकी जो सीट्स हैं वो कम कर दी जाएंगी। लेकिन ये जो आर्गुमेंट सदर्न स्टेट देती है, इसका एक और काउंटर आर्गुमेंट भी है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर वोट बराबर होना चाहिए। तो अगर यूपी में एक एमपी 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि तमिलनाडु में अगर यूपी में 25 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, और वहीं तमिलनाडु में सिर्फ 15 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पे एक मिसमैच दे सकते हो। तो ये आर्गुमेंट भी होल्ड कर रहा है, ये आर्गुमेंट भी होल्ड कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ डेमोग्राफिक डेमोक्रेसी वर्सेस फेडरल इक्विटी की एक ये वॉर है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वॉर बिटवीन डेमोग्राफिक डेमोक्रेसी एंड फेडरल इक्विटी। अगर आपको इनके मीनिंग्स नहीं पता है तो आई थिंक यू शुड सर्च इट आउट, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। दैट इज वाई आई हैव यूज्ड दिस टर्म इन दिस वीडियो। और आप एक और चीज़ भी नोटिस करोगे कि कभी भी जब हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक चीज़ बात करते हैं, इन द सेंस ज़्यादातर अलग अलग इंडिकेटर्स पे, तो उस इंडिकेटर में ज़्यादातर साउथ इंडिया ही आगे आपको दिखेगा। जैसे कि ये डेटा एक मैंने रिसर्च स्कॉलर के पब्लिकेशन से लिया था, जिसमें आप एवरेज लिटरेसी रेट साउथ इंडिया में देखोगे और नॉर्थ इंडिया में देखोगे, तो आपको कंसिडरेबल अमाउंट में साउथ इंडिया में बढ़ता हुआ दिखेगा। Mind it, I'm again saying this is a disclaimer for this video. I'm not here to create any differences between कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया नहीं करना चाह रहा। आई एम जस्ट हियर टू प्रेजेंट अ फैक्ट, और मैं आपको चाह रहा हूँ कि दोनों साइडें मैं आपको समझा पाऊँ। सो मेरा मोटिव नहीं है बेसिकली ये सब चीज़ें क्रिएट करना। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर इस वीडियो को समझ रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से ना समझें। नाउ ये हमें पता है कि यार 2026 के अराउंड डिलिमिटेशन होगा या कुछ ना कुछ तो होगा, सीट्स तो यार ऑब्वियसली बढ़ेंगी बढ़ेंगी, ये हमें पता हो चुका है। अब हमें फ्यूचर इंपैक्ट्स क्या करने हैं, एंटिसिपेट करने हैं। आई थिंक ये फोटो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो है इट्स ये एवरेज लगाया गया है अलग अलग फॉर्म्स के द्वारा, कंसल्टेंसी, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फॉर्म के द्वारा, कि अराउंड 800 के आसपास या उससे ज़्यादा सीट जाएंगी लोकसभा की, बढ़ सकती हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। जहाँ पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसकी सीट्स बढ़ सकती हैं। बट इनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं अभी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक ये बनी नहीं है, तो ये चेंज आ सकता है। बट लेट्स फोकस ऑन की फ्यूचर इंपैक्ट और क्या क्या आ सकता है। देखिए, फ्यूचर इंपैक्ट बड़ा सिंपल है। पहला तो लोकसभा की जो सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है? जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल पार्लियामेंट में एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, वो बढ़ जाएगा। ठीक है? साउथ का इन्फ्लुएंस प्रोपोर्शनलिटी वाइज अगर देखा जाए पार्लियामेंट में, वो कम हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको ये नए जो ये कास्ट डायनेमिक और कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइल के हिसाब से नई नई स्ट्रैटेजीज इनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब बाउंड्री रीड्रॉ होंगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी, लोग वहां पे बदल जाएंगे, तो देयर इज अ चांस ऑफ स्विंग वोटर्स वहां पे आपको ज्यादा मिलते हैं।
स्विंग वोटर्स बेसिकली वो वोटर्स होते हैं जो ना इधर वोट करते हैं ना इधर वोट, मतलब कहीं भी वोट कर सकते हैं एक तरीके से। इनको अपने पाले में आप ले सकते हो। वी आर लाइक डाइग्रेसिंग फॉर दिस इशू, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस नाउ। तो ये है कि लोकसभा की सीट्स बढ़ेंगी। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ऑब्वियसली नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा और बेसिकली अलग-अलग चीज़ हो सकती है। अब ये सारे जो चेंजेज़ हैं, ये देखने को आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको 2029 के जनरल लोकसभा इलेक्शंस में। माइंड इट गाइस, 2029 का जो जनरल लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, दैट वुड बी अ गेम चेंजिंग फॉर इंडिया। ठीक है? अगर ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अच्छे से कर दी गई, दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया, माइंड इट गाइस। नाउ इन दिस सेगमेंट विल टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म एंड सपोर्ट फॉर दिस थिंग, डिलिमिटेशन। सी देयर आर सपोर्टर्स जो कि बोल रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक करेक्शन है। देखिए ऑब्वियसली जो डिलिमिटेशन है वो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के जो सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इन्हीं प्रिंसिपल को डिलिमिटेशन कमीशन क्या कर रहा है? एनफोर्स कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कही हुई किसी बात को अगर हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं, देन व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? सपोर्टर्स ये बोल रहे हैं। बट वहीं जो क्रिटिक्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? अब क्रिटिक्स का भी यही कहना है यार कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले स्टेट्स को यहाँ पे सजा दी जा रही है। ये एक फेडरल स्पिरिट का वायलेशन है। क्यों? यार सदर्न स्टेट ने आपके कहने पे भैया पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लिया, अपनी पॉपुलेशन रिड्यूस की। अब आप बोल रहे हो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ साउथ इंडिया और सदर्न स्टेट वुड रिड्यूस। इफ पॉपुलेशन इज बेसिकली पॉपुलेशन को अगर सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया अगर तो, और ये पॉपुलेशन एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है। Okay, let's move on to the next segment, and most important segment of this video is the constitution and legal stand related to delimitation and delimitation commission. देखिए होता क्या है, हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में क्या लिखा है? इसमें पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि सेंसस के बाद बाउंड्रीज बेसिकली इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को वो क्या कर सकते हैं? रीएडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका पावर किसके पास? एक्सक्लूसिवली द इंडियन पार्लियामेंट हैज दिस पावर। तो अब देखिए कि 2026 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन होना तो ऑलमोस्ट एक सर्टेन है, लेकिन इस पर पहले नेशनल कंसेंसस बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक हमें सब लोगों को एज़ एन इंडियन कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि क्यों ये सही है और क्या बेसिस है जिस पे, मतलब क्या पैरामीटर्स होंगे बेसिकली। ठीक है? हमें देखना पड़ेगा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलती है जिसके तहत वो बेसिकली ये करेंगे एक्सरसाइज़, उसको क्या है? अगर ये ढंग से नहीं किया जाता है तो ये जो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है, इट वुड बेसिकली हार्म इंडियाज़ इंटीग्रिटी, राइट? सो गाइस वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं, दैट मीन्स यू सिंसियरली केयर अबाउट दिस कंट्री। सो आई रिक्वेस्ट ऑल यू गाइस टू प्लीज बेयर 1.5 मिनट मोर फॉर दिस। मैं इसको एंड करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिलिमिटेशन का इशू है, इसको किस तरह हम कौटिल्य स्टाइल लर्निंग से रिलेट कर सकते हैं। देखिए कुछ कौटिल्य के प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल था उनका कि जनपद रक्षा। जन बेसिकली इज द पीपल। तो कौटिल्य ही एम्फसाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट जो है वो लाई करती है उनके लोगों में। आपने देखा होगा ही सेड कि कौटिल्य आपको पता है स्टेट क्राफ्ट पे ही रोट एक्सटेंसिवली ही रोट। ठीक है, ही सेड कि राज्य की शक्ति उसके जनपद में बसती है। ऑलराइट, और आज जो ये डिलिमिटेशन हो रहा है वो भी यही तय करेगा कि जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो किस रूप में करेगा। मतलब यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बात की जाए। ठीक है, इज द पीपल ऑफ इंडिया जो कि इंडिया को ग्रेट बनाते हैं। ऑलराइट, अगर हम ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड खत्म करना है तो ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है, इसके पैरामीटर, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को पढ़ना, इस पे डिबेट करना और इस पे नेशनल कंसेंसस बनाना हम हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स ऑन अस। ओके, सिस्टम को गाली देना इट्स वेरी इजी, पॉलिटिशियन को गरियाना इट्स वेरी इजी, बट एज अ सिटीजन यू हैव टू बी अवेयर। क्योंकि अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी तब लोगों में तब जो है पॉलिटिकल विल बढ़ेगी और तब काम होंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कौटिल्याज आइडिया ऑफ बैलेंस्ड गवर्नेंस। देखिए कौटिल्य जो था ना, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के ना अगेंस्ट था। और डिलिमिटेशन पे नॉर्मली क्या एलिगेशन लगाए जाते हैं, ये क्या कर रहा है? पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। कहाँ पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लेकिन इससे दिक्कत क्या है कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड बढ़ जाएगा, दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं भारत में वो वापस से देखने को मिल सकती हैं कि भैया हमें अलग कर दो। सो ओवरऑल डिलिमिटेशन जो है ये सिर्फ एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज नहीं है, भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर, राइट, भारत का फेडरल स्ट्रक्चर, भारत की जो डेमोक्रेटिक इक्विटी जिसे हम बोलते हैं, इन सबको क्या किया जा रहा है डिलिमिटेशन की वजह के माध्यम से? इनको सबको री इंजीनियर किया जा रहा है। समझ रहे हैं? अगले कुछ सालों में ये एक ऐसी प्रक्रिया बनने वाली है जो शायद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आपके एमपीज और आपकी वोट की वैल्यू को ही 360 डिग्री घुमा दें। नाउ आप क्या सोचते हैं कि ऑब्वियसली भारत में डिलिमिटेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिबेटेबल है, लेकिन हमें एक नए मॉडल की जरूरत है
या आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है जिसमें जो पॉपुलेशन और जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, वो एक नई तरीके से होना चाहिए। सिर्फ़ पॉपुलेशन को सारा वेटेज दे देंगे, दैट वुड बी नॉट गुड विद द साउथ स्टेट्स, ठीक है? और पॉपुलेशन को बहुत ही कम कर देंगे तो फिर वो नॉर्दर्न स्टेट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा मॉडल लाना पड़ेगा जो कि किसकी बैलेंस्ड अप्रोच की बात करता है, जो कि पावर को कॉन्सन्ट्रेट ना करे भी। So that's all for today. Hope you like this video. Please do subscribe to this channel if you are liking this content. I'm really sorry if this content is too generic or too factual for you guys. ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाउ डू यू वांट मी टू प्रेजेंट दिस डेटा। ऑलराइट, तब तक प्लीज़ पॉलिटिकली अवेयर रहिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में जानिए। भैया न्यूज़ में कुछ नहीं दिखाया जाता है, न्यूज़ इज़ जस्ट अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग, ठीक है? न्यूज़ नैरेटिव का एक हिस्सा होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की हैं, कुछ अपोजिशन की हैं, ठीक है? देयर आर सर्टेन सोर्सेज़, आई थिंक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात भी करूँगा जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म्ड बेसिकली इंडिया की चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और आई थिंक यू शुड कमेंट ऑन दिस वीडियो।